सभी को हाथ जोड़कर राम राम नमस्ते जी। मैं आपके सामने एक बात बांटने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। 19 नवंबर को करनाल में ओडा ग्राउंड सेक्टर 12 में नस्ल बचाओ एक रैली का आह्वान किया जा रहा है और यह जनता सरकार मोर्चा की तरफ से किया जा रहा है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि जब भी चुनाव आता है तो देश के सभी नेता लोग हमारे पैरों में माथा रखते हैं और हाथ जोड़कर हमसे वोट मांगते हैं, और जब आप उन्हें वोट दे देते हैं तो वो ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे गधे के सर से सींग। उसके बाद वो आपको 5 वर्ष बाद ही दिखाई देंगे, उससे पहले आपको वो दिखेंगे ही नहीं। और आप उनसे कोई कार्य करने के लिए कहेंगे उन 5 सालों के बीच में, तो आपका वो कोई भी कार्य बड़ी ही कठिनाई से करेंगे, कठिनाई से, और उसके लिए भी आपको बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है, तब जाके वो हमारा काम करते हैं। जबकि ऐसा नहीं है, वो हमारे लिए कार्य करने के लिए हमारे टैक्स के पैसे से तनख्वाह लेकर हमारे ही द्वारा बिठाए गए सेवक हैं, और हम जनता मालिक हैं। हम जब पूरे दिन मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, जो भी हम कमाते हैं उसका टैक्स हम भरते हैं, उससे इनको तनख्वाह मिलती है। और ऊपर से लेके नीचे तक राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सभी प्रदेश के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, हर व्यक्ति तनख्वाह पाता है। पुलिस हो, सिपाही हो, कोई भी सरकारी व्यक्ति हो, तनख्वाह पाता है। किस लिए तनख्वाह पाता है? कि देश में रह रही समस्त जनता के कार्यों को करे, वो भी बिना किसी और पैसे के। पर ऐसा होता नहीं। तो अब हम इस बात को बहुत वर्षों से देखते आ रहे हैं सभी लोग। तो अब इस बात के लिए हम लोगों ने रैली का आह्वान किया है। इसमें वो सब लोग हैं जो इन सब बातों से पीड़ित हैं। किस तरह की बातों से? जैसे कि बहुत से लोग कर्जे से पीड़ित हैं, कई लोग नौकरी बेरोजगारी से पीड़ित हैं, कई महंगाई से पीड़ित हैं। तो इसमें हम पहली बात करते हैं, कर्ज मुक्त भारत अभियान की शुरुआत होगी। दूसरा पॉइंट होगा, यदि कागज का नोट रुपया नहीं है तो भारत का वास्तविक रुपया है क्या? भारतीय रुपये का मानक क्या है, स्टैंडर्ड क्या है? जल, जंगल, जमीन और जानवर पर निर्णय लेने का अधिकार केवल गांव का होगा, क्योंकि यह गांव की संपत्ति है। कृषि को जहर मुक्त व किसानों के लिए हितकर बनाने के प्रकल्प और विकल्पों पर चर्चा करेंगे। जीएमओ जो बीज है उसकी सच्चाई क्या है? किसान अपनी उपजाऊ भूमि को बंजर होने से किस प्रकार बचा सकते हैं? 8वां पॉइंट, भारत में चल रहे वैश्विक षड्यंत्रों का खुलासा होगा। 9वां पॉइंट होगा, पब्लिक हेल्थ बिल जो आने जा रहा है उसकी सच्चाई क्या है? आधार कार्ड की अनिवार्यता की सच्चाई क्या है, यानी कि आधार कार्ड की सच्चाई क्या है? 11वां पॉइंट, क्या आप जानते हैं सरकार द्वारा लाई जा रही सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के पूर्णतः लागू होने के उपरांत हम लोग पूर्ण रूप से गुलाम हो जाएंगे। ये 11वां पॉइंट। 12वां पॉइंट, कोरोना व कोरोना वैक्सीन की सच्चाई क्या है? आप जानते हैं तो आप जानेंगे। 13वां पॉइंट है, 5G रेडिएशंस का मानव मस्तिष्क पर प्रभाव कितना घातक है या अच्छा है या क्या है, आपको ये पता चलेगा। सभी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी का कानून। 15वां पॉइंट, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की किस्तों को किसान से पूछकर उनके खाते से काटना होगा, ना कि बिना उनसे पूछे। 16वां पॉइंट, मौसम की मार से खराब होने वाली फसलों का बीमा
1 महीने के अंदर बिना किसी भेदभाव के किसानों के खाते में देना होगा। इन सभी बातों को सरकार तक पहुंचाने के लिए और आदेश देने के लिए हम सभी को स्वयं चलकर 19 नवंबर 2023 को हुडा ग्राउंड सेक्टर 12 करनाल हरियाणा में पहुंचना होगा। यह एक सामाजिक कार्य है जिसके लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। यह कोई व्यक्तिगत कार्य नहीं है। अब हम बात करते हैं जल, जंगल, जमीन और जानवर। पॉइंट नंबर 4 से शुरू करते हैं। जल यानी पानी, जंगल और जमीन और जानवर ये गांव की संपत्ति है और इन पर निर्णय गांव लेगा, कोई बाहर का व्यक्ति नहीं लेगा। बाहर का व्यक्ति कौन? जो आपके चुनाव से पहले आके पैर पकड़ते हैं वो लोग, और चुनाव में वोट मिलने के बाद वो भाग जाते हैं। वो इसका निर्णय कैसे ले सकते हैं जो हमें दिखते ही नहीं सालों साल? तो इसका निर्णय गांव खुद लेगा। अब बात करते हैं जंगल, इसमें से जंगल की। हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे पास पशु हैं और हमारे जंगल थे, हमारे गांव की ज़मीन थी, हमारे खेतों की ज़मीन थी, और इसमें से बहुत सारी ज़मीन हमारे पुरखों ने गांव को दान दी थी जो कहीं लिखी हुई नहीं है। वो हमारे गांव के लिए वो छोड़ गए, वो गुजर गए, उसकी कोई लिखा पढ़ी नहीं। तो यहाँ पर हुआ क्या कि इन्होंने चाल ये चली, जो हमारे लिए काम करने के लिए सरकार में आकर बैठे, अगली पिछली सगली सरकारों की बात है सभी की, कि इन्होंने हमारे रजिस्ट्री करना शुरू किया। तो रजिस्ट्री में हमने अपने घर, अपने घेर, अपने खेत बचा लिए, लेकिन बाकी जो दान की ज़मीन है जिस पर हमने स्कूल बनाए, जोहड़ बनाए और बहुत सारी चीज़ें बनाई जो हमारे बुजुर्ग छोड़ गए, उसका कोई लिखित में कोई मालिक नहीं था। तो वो इन्होंने अब अपने नाम कर ली। तो ये कौन होते हैं उसको अपने नाम करने वाले? पहली बात। और जंगल का क्या अर्थ निकलता है इससे? आज हमारे पशुओं का जो घर था जंगल, वो वहाँ पर है नहीं, उसे काट दिया गया। इसका क्या दुष्प्रभाव पड़ रहा है आप जानिए। आज हम अपने पशुओं को जब पालते हैं तो हम सारा चारा खरीद कर ला रहे हैं, हम खल खरीद के ला रहे हैं, हम बिनौले खरीद के ला रहे हैं, हम कुट्टी खरीद के ला रहे हैं, खेतों की फसल हमें खरीदनी पड़ रही है, मतलब जो भूसा होता है ये सब हम खरीद रहे हैं। हमारे कितने रुपए खर्च हो रहे हैं? इतने खर्च हो रहे हैं कि हमें औसत ही नहीं पड़ रहा है हम दूध को कितने रेट पे बेचें या क्या करें। ये किस लिए हो रहा है? क्योंकि उन्होंने किसी चाल की वजह से हमारे जंगल छीन लिए। पहले क्या होता था कि हमारे पशु उन जंगलों में चरते थे, हमारे पशु उन जंगलों में चरते थे और अपने मन का चरते थे, घूमते थे और फिर शाम को आते थे, बहुत बढ़िया दूध देते थे और हमारा कोई खर्चा नहीं था। ये प्रकृति की व्यवस्था हमें प्रकृति ने दी थी, क्योंकि इस धरती का मालिक जनता है। तो वो जंगल हमसे छीन लिए तो हमारा कितना बड़ा खर्चा हो गया। जो व्यक्ति दूध घी खाने वाले थे आज वो ऐसी ऐसी चीज़ें पीने पर मजबूर हो गए हैं जो उनके स्वास्थ्य को खराब कर रही हैं। तो आप जंगल के लिए, उनके चरने की ज़मीन के लिए, अच्छे पानी के लिए, उन पशुओं को हम हमेशा पाल सकें, उनको आवारा ना घूमें, उनके लिए हमें इस मोर्चे में आना चाहिए कि नहीं? आप स्वयं निर्णय लीजिए। आप देखिए ना कि पशुओं को उनके प्राकृतिक गर्भ संस्कार से हमने दूर कर दिया। क्यों कर दिया? कैसे कर दिया? आप देखिए, जंगल हमने काट दिए, हम उनका बीज भी जंगल से ला रहे हैं, हम उनका बीज अस्पतालों से ला रहे हैं, जबकि वो जब चरने जाएंगे तो उनकी प्राकृतिक प्रक्रिया है, वो अपने आप ही वहाँ पे गर्भ धारण करेंगे और वो बच्चे कभी भी रोगी नहीं होंगे, चाहे वो जानवर के हों, क्योंकि ये प्राकृतिक नियम होता था। तो इतना बड़ा अन्याय हमारे पशुओं के साथ कितने वर्षों से हो रहा है और हम लोगों को समझ में नहीं आया। अगर आता हो तो इन पशुओं के लिए भी चलिए, जिन्होंने हमें दूध घी खिलाकर आज तक इतना मजबूत तगड़ा हमारे पुरखों तक को किया और हमें भी मिलता है, तो उन जंगलों को वापस लेने के लिए चलें। आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं शिक्षा की। शिक्षा का क्या मतलब है? शिक्षा क्यों है?
हम शिक्षा को ऐसे समझते हैं, ये प्रैक्टिकल बात मैं करने जा रहा हूँ। हम 3 साल के बच्चे को पढ़ने भेज देते हैं स्कूल के अंदर, और हम उसे कम से कम मानता हूँ कि 20 वर्ष तक तो पढ़ाते ही हैं। तो हम उसे 20 वर्ष में उसके स्कूल की पूरी फीस भरते हैं। आजकल तो प्राइवेट में भरते हैं, जबकि हमारे लिए सरकारी स्कूल बने थे। प्राइवेट की फ़ीस तो बहुत ज़्यादा है, और उसमें सभी गरीब बच्चे भी कोई भी नहीं पढ़ता। जो पैसे वाले हैं, जिन पे पैसे ज़्यादा हैं, वो पढ़ते हैं, गरीब पढ़ता भी नहीं। पर बात कुछ और है। उसके साथ साथ हम सरकार को टैक्स भी भरते रहते हैं, जिससे वो खुद की तनख्वाह लेते हैं और कहते हैं कि हम आपके लिए तरक्की कर रहे हैं, सभी के लिए, सबके लिए डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो होता ये नहीं है, होता ये है कि 17 साल हमने बच्चों को पढ़ाया, और 17 साल बाद भी, यानी कि जब 3 सरकार बीत चुकी, चौथी सरकार आई, तब तक भी उन बच्चों के लिए कोई व्यवसाय, कोई रोजगार के बारे में कहीं कोई रास्ता दिखता नहीं कि उनको रोजगार है, नौकरी है, नहीं है, कुछ अता पता नहीं। तो क्या लाभ है ऐसे लोगों का जो हमसे टैक्स ले रहे हैं, स्कूल में फीस ले रहे हैं, जो बच्चों के लिए ऐसा कोई इंतजाम भी ना कर पाए। जबकि इससे बेहतर तो जब होता कि हम हमारे बच्चों की जिम्मेदारी माता पिता स्वयं ले लेते। आप हिसाब लगा के देखिए, आप 17 वर्ष में, कम से कम 17 वर्ष में माता पिता दोनों मेहनत करें अपने बच्चों के लिए, तो वो उनके लिए कितना धन जोड़ सकते हैं, उनके लिए कैसे कैसे रोजगार, कैसे कैसे व्यवसाय उनके लिए ढूंढ सकते हैं, उसके लिए प्लानिंग कर सकते हैं। तो अगर माँ बाप स्वयं जिम्मेदारी ले लेंगे तो हमें क्या ज़रूरत पड़ी है इन लोगों को टैक्स देने की, इन लोगों को फीस देने की, जो हमारे बच्चों के भविष्य के बारे में चिंतित भी नहीं है। तो आप ज़रा इस तरह की शिक्षा पर भी गौर कीजिए। तो हमने क्या किया हुआ है कि जो ये शिक्षा की बात हुई, इसी तरह स्वास्थ्य और न्याय की बात करते हैं। इसमें पूंजीवाद है, शिक्षा में भी पूंजीवाद है, और राजनीति में भी पूंजीवाद है, और खेती में भी पूंजीवाद है। तो ये पूंजीवाद उसमें जब तक रहेगा तो हमको क्या होगा कि हमको न्याय नहीं मिलेगा। हम न्याय की बात करते हैं इसमें से। आप समझिए कि 2 पक्ष होते हैं, एक के साथ अन्याय होता है और एक ने अन्याय किया होता है। तो अन्याय हुआ है किसी गरीब आदमी पे और अन्याय किया किसी बड़े आदमी ने। तो वो गरीब आदमी भी एक वकील को हायर करेगा, और एक अमीर आदमी भी वकील को हायर करेगा। गरीब आदमी करेगा बेचारा अपनी हैसियत से छोटा सा वकील, बड़ा करेगा कोई बड़ा वकील, जिससे वो वकील जीत भी नहीं पाएगा बहस करने में। एक बात। दूसरी बात क्या होगी कि पैसे वाला गवाहों को खरीद सकता है, गरीब आदमी अपने उस गवाह को सच बनाने के लिए भी बचा नहीं पाएगा, तो वो पैसे से गवाह खरीद लेगा, पुलिस खरीद लेगा वकील, और उस को डराएगा, धमकाएगा, पुलिस वाले से धमकवाएगा कि भाई ये केस वापस ले लो वगैरह वगैरह। इससे भी बात नहीं बनेगी तो पैसे वाला सीधा जज को ही खरीदेगा। तो अब आप इस परिस्थिति का आकलन कीजिए कि जो पैसे वाला आदमी है वो गरीब आदमी को न्याय लेने नहीं देगा, अपने आप को दोषी साबित होने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि पूंजीवाद है इस न्याय व्यवस्था में। पर न्याय तो ऐसा नहीं कहता, न्याय तो ये कहता है कि जिसने गुनाह किया उसे सजा मिलनी चाहिए। तो न्याय में से पूंजीवाद निकल के बाहर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, आप स्वयं निर्णय लीजिए। तो इसी के लिए हम ये रैली कर रहे हैं, तो ये पूंजीवाद खत्म होगा। इसी तरह स्वास्थ्य में पूंजीवाद है, और स्वास्थ्य के जो आज ठेकेदार बने हुए हैं, जिन्होंने स्वास्थ्य का बीड़ा उठाया है, मान लीजिए डॉक्टर है, वो स्वास्थ्य का ठेकेदार है। वो करते क्या हैं? वो करते हैं कि भाई हमारा कोई पेशेंट है, उसको कैंसर हुआ है या उसको कोई और बीमारी हुई है, अस्पताल वाले उसको भर्ती कर लेते हैं, उसका इलाज करते रहते हैं। मान लीजिए कैंसर हुआ है, तो हम इतने भावुक व्यक्ति होते हैं कि हम अपने सारा घर